आप सभी को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं काफी दिनों बाद यूट्यूब सेवा पर लाइव आया हुआ हूं। आज एक पवित्र दिवस है और इस दिवस पर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। जब हम शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो हम विचार करते हैं कि शिक्षा एक ऐसी धरोहर है जो कि हमारी खुद की विरासत है। शिक्षा को हमने किसी अन्य देश से नहीं प्राप्त किया है, अर्थात हमारे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब संपूर्ण विश्व पशुतापूर्ण जीवन जी रहा था तो उस समय भारत में ऋषि मुनि जंगलों में वेद पुराण आदि की शिक्षा दे रहे थे। लगभग 4000 वर्ष पूर्व पूरा वैदिक काल में ऋषि मुनियों के द्वारा जंगलों में अर्थात आश्रम में शिक्षा दी जा रही थी। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विचार है कि उस समय संपूर्ण विश्व में अर्थात भारत को छोड़ करके अन्य देशों में लोग जानते ही नहीं थे कि जीवन शैली होती क्या है, और ऐसे समय भारत शिक्षित हो रहा था। और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सभी को था, स्त्रियों को भी था और हर वर्ण को था। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से किसी न किसी वर्ण को प्राप्त करता था, अर्थात जन्म से कोई वर्ण नहीं हुआ करता था। हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि पूरा वैदिक काल में स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था थी। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का जिक्र हमें प्राप्त होता है, जिसमें गार्गी जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को परास्त किया था। देखा जाए तो उसमें व्यवस्थाएं कम थी, लिखने के लिए व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ मस्तिष्क में ही सुरक्षित रहता था और गुरु अपने शिष्य को सब कुछ स्थानांतरित कर देता था। चारों वेद, समस्त पुराण, धर्म की शिक्षा, नीति की शिक्षा, सब कुछ जो कुछ भी उसे पता होता था, जिसका उसे विशद ज्ञान होता था, वह गुरु सब कुछ अपने बच्चे को, अपने शिष्य को समर्पित कर देता था। हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि किस तरह से गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी को शिक्षा दी थी। संदीपन ऋषि जी ने भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा दी थी। इस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत पुरानी है। अगर दुनिया के कोई देश शिक्षा के विषय में हमारे देश को कोई उपदेश देना चाहे तो यह एक प्रकार से हास्यास्पद बात होगी, लेकिन समय के साथ जो कुछ आगे बढ़ता गया, आज गहन अध्ययन की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि किस तरह से शिक्षा की पद्धतियों में परिवर्तन होता गया। पूरा वैदिक कालीन शिक्षा में धीरे धीरे दोष आते गए। शिक्षा का जो उद्देश्य था उसमें परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन के साथ साथ जब शिक्षा ने उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया तो वहां पर स्त्रियां शिक्षा से वंचित हो गई, और वर्ण में भी
शिक्षा जो थी वो स्वार्थपरक हो गई कि इन वर्ण को शिक्षा दी जाएगी, इन वर्ण को शिक्षा नहीं दी जाएगी। यही दोष समाहित होता गया हमारी शिक्षा प्रणाली में, और इसी दोष के कारण और नई नई शिक्षा पद्धतियां समय के साथ आगे आई। अगर दोष ना आता तो हमारी पूरा वैदिक कालीन शिक्षा का ह्रास ना होता। गुरुकुल में जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे थे, जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि वो अपने आप में एक सर्वोच्च शिक्षा प्रणाली थी, लेकिन त्रुटियों के आगमन के साथ परिवर्तन हुआ। और जब दोष आए तो दोष आने के साथ बाद में वैदिक कालीन शिक्षा का प्रवेश हुआ, और शिक्षा जो जंगलों में थी, आश्रमों में थी, वह मठों में आ गई। अर्थात शिक्षा को एक भवन मिल गया, इमारतों में शिक्षा प्रवेश कर गई, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वैदिक कालीन शिक्षा का ह्रास होता गया और बौद्ध कालीन शिक्षा ने उसका स्थान ले लिया। हम पढ़ते हैं जब हर्यक वंश के इतिहास को, हम पढ़ते हैं जब मौर्य वंश के इतिहास को, तो धीरे धीरे वैदिक कालीन शिक्षा जिसको राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, धीरे धीरे जो नए राजा हुए उन राजाओं ने बौद्ध कालीन शिक्षा को अपने राज्य में संरक्षण दिया। अजातशत्रु, सम्राट अशोक, इन सबके शासनकाल में बौद्ध शिक्षा को स्थान मिला। बेशक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन मतावलंबी थे, लेकिन फिर भी जब हम संपूर्ण मौर्य वंश के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस काल में बौद्ध कालीन शिक्षा ही अपने अस्तित्व में रही। बाद में महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध कालीन शिक्षा में भी तमाम मतभेद हुए, और जिन लोगों ने बगावत किया उनको हटा दिया गया, और दो संप्रदाय में बट गए, हीनयान और महायान, और दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो गए। हीनयान जो भगवान बुद्ध को एक महात्मा मानता था, लेकिन महायानियों ने समय के साथ कहा कि वो साक्षात भगवान थे और मूर्ति पूजा पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके तमाम साक्ष्य मिलते हैं, तमाम पुस्तकें मिलती हैं। मथुरा कला की जो शैलियां मिली हैं वहां भी यह सिद्ध होता है कि बौद्ध काल में मूर्ति पूजा का दौर आया, और बाद में आगे चल करके उसमें एक वज्रयान आ गया। वज्रयान तो सीधा सीधा बोलता था कि मंत्र तंत्र से हम मोक्ष की प्राप्ति दिलवा देंगे, जो कि 8वीं शताब्दी में आया वज्रयान। उसी दौर में जब मौर्यों के बाद ही शुंग वंश आया तो वहां पे थोड़ा सा वैदिक कालीन शिक्षा को फिर से स्थान मिला। उस समय तो शुंग ने वैदिक कालीन शिक्षा को बढ़ावा दिया। वैदिक कालीन शिक्षा को बढ़ावा दिया और छोटे छोटे रुजुराज मिले, जैसे अवंती के राजा विक्रमादित्य का जिक्र आता है। उनके यहाँ उनके राज्य में संस्कृत के विद्वानों को महत्व मिला। बाद में कुषाण वंश जो आया वो बाहरी लोग थे, कुषाण वंश वाले
कुजुल कटफिशेस, भीम कटफिशेस, लेकिन उन लोगों ने आकर के यहाँ के सारे संस्कारों को स्वीकार कर लिया। यहाँ के लोगों ने उनको भी वर्ण में स्थान दिया और वे लोग गर्व का अनुभव करने लगे और बौद्धकालीन शिक्षा को कुषाण वंश में बढ़ावा मिला। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि गुप्त काल, गुप्त राजाओं का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि गुप्तों ने मौर्यों के इतिहास का अच्छा खासा अध्ययन किया, क्योंकि जिस तरह से मौर्यों का उदय हुआ था उसी तरह से गुप्तों का भी उदय हुआ था। अर्थात कहीं न कहीं गुप्ता पीरियड, गुप्त काल मौर्य काल से प्रभावित था। लेकिन गुप्तों ने मौर्यों के इतिहास का अध्ययन करते समय उनके उदय को तो पढ़ा, लेकिन उनके अंत का अध्ययन नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि जिस तरह से गुप्तों का उदय हुआ है उसी तरह से पूर्व में मौर्यों का भी उदय हुआ था, लेकिन अफसोस जिस तरह से मौर्यों का पतन हुआ था उसी तरह से गुप्तों का भी पतन हो गया। अगर गुप्त राजाओं ने अगर मौर्य राजाओं के पतन का इतिहास अच्छे से पढ़ा होता तो उस तरह से उनका पतन ना होता। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली, उनके पुत्र कुमार गुप्त, फिर स्कंद गुप्त, सभी गुप्त राजाओं के शासनकाल में संस्कृत भाषा को महत्व मिला। जो भी सिक्का प्राप्त हुए, राजा रानी प्रकार के सिक्के या जो भी सिक्के मिले उत्खनन में, उससे भी स्पष्ट होता है कि संस्कृत को बढ़ावा मिला, जिससे प्रतीत होता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व रहा। हरिशंकर, कालिदास जी जैसे विद्वानों को संरक्षण मिला उस दौर में। लेकिन जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इसके आगे बढ़ने के बाद जब हर्षवर्धन का काल आया तो हर्षवर्धन ने बौद्धकालीन शिक्षा को महत्व दिया। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री आया था, हर्षवर्धन ने उसके संरक्षण में, उसके नेतृत्व में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया। उस सम्मेलन में यह बात रखी गई, यह शर्त रखी गई कि सभी लोग आएं और अपने अपने धर्म को बताएं कि उनका धर्म श्रेष्ठ कैसे है। लेकिन अंत में बात जो है वह ह्वेनसांग की ही मानी जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो विचारों को थोपा गया। सभी लोग आए, लोगों ने कहा कि जब मुझे अपनी बात रखने के बाद यह पहले से ही पता है कि अंत में बात ह्वेनसांग की ही मानी जाएगी, तो ह्वेनसांग तो बौद्ध कालीन शिक्षा और विचारों और धर्मों को ही श्रेष्ठ बताएगा। बाद में और आगे बढ़ने पर कई राजपूत राजाओं का उदय हुआ। कई वंश उसमें आए राजपूत राजाओं के, उन सब में आपस में संघर्ष रहा, एक के बाद एक के बाद का उदय हुआ। उनके काल में वैदिकालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा के बीच कुछ न कुछ संघर्ष चलता रहा। राजाओं ने अपनी इच्छा से दोनों शिक्षा प्रणालियों में किसी न किसी को अपने यहाँ आश्रय दिया, संरक्षण दिया, और अंतिम राजपूत राजा देखा जाए तो चामान वंश के पृथ्वीराज चौहान के बाद भारत में जब मुस्लिम काल आया, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश आने के बाद फिर बौद्धकालीन शिक्षा भी अपने विनाश की तरफ अग्रसर हो गई और इस्लामिक राजाओं ने, इस्लामिक बादशाहों ने
मुस्लिम कालीन शिक्षा को बढ़ावा दिया और बौद्ध कालीन शिक्षा को तहस नहस किया। लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार बौद्ध विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को फूंक दिया था और बहुत क्षतियां हुई थी। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर वो पुस्तकालय रहा होता तो आज वहां की पुस्तकों से हम इतना अधिक अध्ययन प्राप्त कर लेते कि चाइना के विकास की वजह क्या है या हम उसका सामना कैसे और मजबूती से कर सकते थे, इन विषयों का अध्ययन हम कर लेते। कुछ विद्वानों ने कहा कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में मुसलमान शासकों ने बौद्ध कालीन शिक्षा को नष्ट करने के लिए थोड़ा बहुत वैदिक कालीन शिक्षा का सहारा लिया, लेकिन हम इस पे बहुत अधिक नहीं जा सकते हैं। कहीं न कहीं शिक्षा जो थी वो मकतब, मदरसे, खानगाह और दरगाहों में चली गई, वहां शिक्षा ग्रहण करने लगे लोग और शिक्षा का स्तर जो था उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों थी। गुरु शिष्य के संबंधों के विषय में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि अगर फिरोज तुगलक और औरंगजेब उस काल में तानाशाह थे और उन्होंने अपने गुरुओं को अपमानित किया था, तो मोहम्मद तुगलक ने सम्मान भी दिया था और शाहजहां, दारा सिकोह, अकबर, इन सब ने गुरुओं को सम्मान दिया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि गुरुओं का सम्मान था और दो एक शासकों के कारण हम यह नहीं मान सकते कि गुरु शिष्य के बीच सम्मान की भावना नहीं थी। दंड की व्यवस्था बहुत कठोर थी। यहां तक कहते हैं कि जिसको दंड देना होता था उस शिष्य को बोरे में बांध करके अंदर चूहे छोड़ दिए जाते थे या चींटियां छोड़ दी जाती थी बच्चों शरीर में काटने के लिए। मतलब बहुत कठोर विधा थी, बहुत कठोर प्रणाली थी दंड की। और मुस्लिम कालीन शिक्षा काफी लंबे समय तक चली भारत में। उसके बाद मिशनरियों का आगमन हुआ, जिसमें डच मिशनरी आई। डच मिशनरी का उद्देश्य धर्म का प्रचार नहीं था, लेकिन डेन जो मिशनरी थी वो धर्म का प्रचार कर रही थी। मुस्लिम शिक्षा से सहायता लेकर के वो धर्म के प्रचार में लगी थी। लेकिन जो फ्रांसीसी मिशनरी थी, फ्रांसीसी मिशनरी की शिक्षा में धर्म अनिवार्य था। और पुर्तगाली मिशनरी में भी ईसाई धर्म अनिवार्य था शिक्षा में। अंग्रेज मिशनरी थी, उसके यहां भी धर्म को स्थान था। इस तरह से ब्रिटिश कालीन जब दौर आया तो 1813 में एक आज्ञा पत्र आया और आज्ञा पत्र में यह प्राविधान किया गया कि 1 लाख रुपए सालाना धनराशि जो होगी वह शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी। अब वो खर्च कैसे होगा, इसी पे विवाद शुरू हो गया। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो पुरानी वैदिक कालीन शिक्षा थी या मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी उनके पीछे खर्च किया जाएगा, क्योंकि जब भारत के पास उसकी खुद की प्राचीन शिक्षा है तो फिर किसी बाहरी शिक्षा को उस पर थोपने की क्या आवश्यकता है। यह विचार था प्राच्य विचारकों का, लेकिन पाश्चात्य विचारक इससे अलग सोचते थे। उनका मानना था कि इनको अंग्रेजी शिक्षा बताई जाए और यह विवाद बहुत लंबे समय तक चला। फिर 1835 में विलियम बेंटिंग साहब ने मैकाले को जिम्मेदारी दी, लॉर्ड मैकाले, कि आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तो 1835 में मैकाले ने एक विवरण पत्र तैयार किया
और मैकाले ने कहा कि जो 1 लाख रुपया खर्च करना होगा, इस पे सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से खर्च कर सकेगी और अरबी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी पर भी खर्च कर सकेगी। और मौलवी और पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा का विद्वान भी इसमें शामिल रहेगा। यह मैकाले का तर्क था। इतना करके गया, बाद में ऑकलैंड आए और विवाद शांत नहीं हुआ तो ऑकलैंड ने 31,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि दिया प्राच्यवादियों को, जो कि भारत की शिक्षा के समर्थक थे। और उस विचार के बाद विवाद शांत हो गया तो ऑकलैंड को बहुत गर्व हुआ कि उसने एक बहुत बड़े विवाद को शांत कर दिया। और एक छलनीकरण सिद्धांत आया, निस्संदन सिद्धांत। निस्संदन सिद्धांत को ऑकलैंड ने स्वीकार किया, अर्थात एक उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी जाए और उच्च वर्ग शिक्षा धीरे धीरे खुद ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, छनते हुए, छलनीकरण करके देखा जाए तो। फिर 1854 में वुड डिस्पैच आया। वुड ने तो साफ शब्दों में कहा कि जो भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, उसकी जो पुस्तकें हैं वह ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रखी हुई कुछ फालतू की किताबों के समान है, अर्थात कोई उसका महत्व नहीं है। यह विचार था वुड का 1854 में। लेकिन वुड की उस डिस्पैच में, जिसको 1854 का वुड डिस्पैच कहते हैं, प्रसिद्ध वुड डिस्पैच के नाम से, उसमें पहली बार अध्यापक प्रशिक्षण का जिक्र आया, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, अंग्रेजी जानने वालों को नौकरी का प्राविधान कर दिया गया। और जब अंग्रेजी जानने वालों को नौकरी का प्राविधान कर दिया गया तो जो प्राच्य शिक्षा व्यवस्था थी उस पर संकट आ गया, क्योंकि जो अंग्रेजी जानता है उसे रोजगार मिलता, तो जो भारतीय भाषाएं थी उसको पढ़ने में लोगों को खतरा महसूस होने लगा कि जब उसको पढ़ के रोजगार ही नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी ही नहीं मिलेगी, तो उसको पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा। और इस तरह से अंग्रेजी पढ़ने वालों को नौकरी की बात करके वुड ने एक बहुत भयावह स्थिति पैदा कर दी। फिर 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन आया। और हंटर कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो एक धारणा चली आ रही थी 1813 से कि सरकार शिक्षा का बोझ उठाएगी, एक प्रकार से हंटर कमीशन का जो उद्देश्य था, हंटर ने यह विचार दिया कि धीरे धीरे शिक्षा को सरकार से दूर कर दिया जाए, सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए कि शिक्षा सरकार को देनी है, अर्थात सरकार शिक्षित करेगी सबको, इसे मुक्त कर दिया जाए और शिक्षा जो है निजी क्षेत्र को दे दी जाए। यह भी एक बहुत खतरनाक विचार रहा देखा जाए तो। सरकार से लोगों को शिक्षित करने से मुक्त होने लगी और उसी हंटर कमीशन के कारण ही देखिए आज तक भी तमाम जो विद्यालय हैं वो निजी तंत्र के हैं और बाद में सरकार ने उनको संरक्षण दिया, वेतन देना शुरू किया, बहुत बातें आई उसमें। इस तरह से हमने आपसे जो परिचर्चा किया वैदिक कालीन शिक्षा, जिसमें को मैंने 2 भागों में बांटा,
एक पूरा वैदिक कालीन शिक्षा, एक उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। पूरा वैदिक कालीन शिक्षा बहुत सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में दोष आया। इस तरह से हमने बौद्ध कालीन शिक्षा की बात की और मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात की। फिर मैं मिशनरियों पे आ गया, कितनी मिशनरियां आई, उनका क्या उद्देश्य रहा। बहुत से आयोग बैठे, जैसे शिमला शिक्षा सम्मेलन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1929 में हर्टाग समिति, 1937 में उडेबट रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में। अर्थात शिक्षा पे काफी कुछ विचार चले, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। तो ये देखा जाए तो 1947 तक भारत में ब्रिटिश काल रहा, अंग्रेजों का समय रहा। तो एक प्रकार से 1813 से लेकर के 1947 तक भारत में ब्रिटिश काल की शिक्षा को हम मान सकते हैं। फिर भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत की शिक्षा के विषय में पर चर्चा करनी जरूरी हो गई। स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ आदरणीय श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं उसको हम। उसमें निर्धारित हुआ कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षक वर्ग कैसा होगा, शिक्षण का स्तर कैसा होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा, स्नातकोत्तर अर्थात पीजी वर्ग का प्रशिक्षण कैसे होगा, अनुसंधान कार्य कैसे होंगे, उन सब विषय की व्यापक रिपोर्ट अपनी आदरणीय राधाकृष्णन महोदय ने दिया। बाद में फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, मुदालियर कमीशन 1952-53 में। यह एक बहुत बड़ा आयोग था और बहुत व्यापक रिपोर्ट थी इसकी, लगभग 244 पेज का था और इसमें 15 अध्याय थे, नियर अबाउट 15 अध्याय थे। और माध्यमिक शिक्षा पर एक व्यापक विचार दिया था मुदालियर कमीशन। फिर है नहीं बेटा है नहीं है ना, बता दिए नहीं है तो। फिर कुठारी कमीशन आया शिक्षा आयोग 1964-66 तक। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1979, 1986। अभी हाल ही में एक शिक्षा नीति 2020 जो 19 में आई, उसका पूरा ब्यौरा आया और शीघ्र ही उम्मीद होने वाली है 2020 में। 2020 में प्रभाव में आ जाएगी। तो इस तरह से हम आजादी के बाद लगभग 70-71 वर्ष स्वतंत्र भारत की शिक्षा में चल रहे हैं। बीच में आचार्य राममूर्ति समिति आई थी 1990 की, यशपाल कमेटी थी। यशपाल कमेटी जो 92 के आसपास थी, उसमें बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने का सुझाव था। इनसे 2005 में जो रटने की प्रथा चली आ रही थी, उसको समाप्त करने की बात आई कि रटना कम हो, लोग समझें उसको। क्योंकि इसी विषय पर बात करना चाहता था विस्तार से कि जो पूरा वैदिक कालीन शिक्षा थी
जो कि रटने की शिक्षा थी। और एनसीए 2005 में आया कि रटाया ना जाए। तो पूरा वैदिक काल के पास भी अगर वह व्यवस्था होती, लिखित साक्ष्य होते, तो वह प्रणाली इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि रटने की बात न करती। लेकिन उस दौर में जब शिक्षा की बात हो रही थी, शिक्षा दी जा रही थी, जब पूरी दुनिया पर विचार नहीं कर सकती थी, विचार नहीं कर रही थी, भारत में शिक्षा दी जा रही थी, तो ऐसे समय में ऋषि मुनियों के पास शिक्षा को स्थानांतरित करने का, मतलब अपने शिष्य में भेजने का या उसको सौंपने का कोई तरीका नहीं था। उनके पास एक ही विकल्प ही था कि जो उनके पास था वे अपने शिष्य को रटा देते। तो इसलिए हम उस विधा की आलोचना करें, निंदा करें, उससे पहले हमें उस समय के संसाधनों पर भी विचार करना होगा। और आज संसाधन व्यापक है, इसलिए हम उस विषय से थोड़ा हट करके बात करते हैं। और उस समय के लिहाज से वह सही था और आज के समय के लिहाज से आज का विचार सही है। 2009 में आरटी एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन कानून, और संविधान में संशोधन हुआ, अनुच्छेद 21 से जो बना कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो हमारा संविधान था, जिसकी हम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी थी कि शिक्षा वह देगी हर नागरिक को, उसका वास्तविक रूप से पहल हुई। क्योंकि 1882 के आसपास में जो कमीशन आया था, उसने शिक्षा को एक प्रकार से निजी हाथों में सौंपने का विचार कर लिया था। सरकार उससे मुक्त हो रही थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने पुनः शिक्षा को अपने पास लिया कि वह खुद शिक्षित करे सबको। लेकिन साथ ही साथ निजी तंत्र की भी जिम्मेदारियां रही और एक सामाजिक दायित्व रहा सबका कि हर कोई शिक्षित करने का प्रयास करे। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है, हो सकता है मेरी बात ठीक तरीके से आप तक न पहुंच पा रही हो। लेकिन जो मेरा उद्देश्य था आपको बताने का, आपसे वार्ता करने का, वह यही था कि पूरा वैदिक काल से लेकर आज तक शिक्षा किस तरह से चली और किस तरह से शास्त्र प्रभाव रहा शिक्षा पर। कहीं न कहीं इसका शासन रहा, शिक्षा ने उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य किया। और इन सभी कालखंडों में शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य भी रहे। किसी में सामाजिक कल्याण, तो किसी में मोक्ष की प्राप्ति, तो किसी में रोजगार, सबका अपना अलग अलग उद्देश्य रहा। लेकिन वर्तमान में शिक्षा का एक व्यापक उद्देश्य है। एक शिक्षक को समग्र शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए और एक छात्र को संपूर्ण शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और इस पर भारत सरकार योजना चला रही है, एक पहल कर रही है कि किस तरह से स्कूल के शिक्षकों को एक डायनामिक शिक्षक बनाया जाए, हर परिस्थितियों में खुद को ढाल लें वो। इस तरह से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। संपूर्ण उन्नति अर्थात संपूर्ण उन्नति की बात है वर्तमान में। तो इस तरह से लगभग 4000 वर्षों से लेकर के आज तक शिक्षा जो कि भारत से ही शुरू हुई, उसका यही संक्षेप में इतिहास रहा। और मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपने समय निकाल करके मुझे, तो यदि आप मुझसे बड़े हैं तो आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुझसे छोटे हैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद। और साथ ही कि मेरे विचारों को सुने और जो भी